हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति जान चुके होंगे कि अभिजय बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हो चुका है और अभिजय बैच में हमने हाल ही में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर लिया है। हम लोग साथियों अभी शुरुआती दौर में हैं। जैसा कि आपको पुरानी कक्षा के माध्यम से बता दिया गया होगा कि पहला जो टॉपिक आपको कैलकुलेट करके चलना है उसको कहा जाता है कि भारत में जो आपका यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं उनका आगमन, और सबसे पहली जो आपको वेरी साइंटिफिक कैलकुलेशन करके चलनी पड़ती है वहां पर, तो आपको पुर्तगालियों की कैलकुलेशन ही करके चलनी पड़ती है। कुल मिलाकर के पुर्तगालियों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपके समक्ष हो चुका है। पुर्तगालियों को शुरुआती दौर में जब आप लोग कैलकुलेट करके चलते हैं तो किस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी आपके पास आ जानी चाहिए, वो जानकारी आपके समक्ष रख दी गई है। फिलहाल आप लोग जान पा रहे होंगे कि अभी हमारा डिस्कशन जो आज स्टार्ट होगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को आधार बनाते हुए होगा, क्योंकि वहां तक का डिस्कशन तो हमने क्या है कर लिया है। आज की इस चर्चा के माध्यम से भारत में जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर हैं उन तमाम प्रकार के पुर्तगाली गवर्नरों को आधार बना करके हम क्या है अपनी चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में केवल इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियां कैसे रही हैं और भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को किस तरीके से समझा जाता है, और भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को आधार बनाते हुए आप अपने डिस्कशन को परीक्षा उपयोगी कैसे बना पाओगे। कल की ही क्लास में पुर्तगालियों को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे और कल की ही क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करके चलेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का इम्पैक्ट क्या रहा, यानी कि भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव क्या रहा। यानी कि आज और कल की चर्चा संपूर्ण होने के बाद पुर्तगालियों को जो आपका चैप्टर है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। फिलहाल चर्चा को आरंभ करते हैं, और चर्चा को जब हम लोग आरंभ करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि फिलहाल आपके सामने जो करैक्टर बना हुआ है किसकी ओर से, पुर्तगालियों की ओर से, उनका नाम क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। और हमने आपको बताया होगा, आप जानते ही हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हैं इनको भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है, और इनके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कैलकुलेशन करके चलनी है, बहुत ही इफेक्टिव कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इस रूप में भी आपके सामने आ जाएं कि निम्न कथनों पर विचार करो, तो आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अटेम्प्ट करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ड्राफ्टिंग के सारे पढ़ते हैं, क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि हमने आपको पहले बताया है कि जो भी बोर्ड पे हम आपके सामने ड्राफ्टिंग लाते हैं उसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यह बनता है कि आप नोट्स साथ ही साथ बना करके चलेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव यह बन जाता है कि जब जानकारियां ड्राफ्टिंग के फॉर्मेशन में आपके सामने आ जाती हैं ना, तो परीक्षा होने से ठीक पहले जब आप अपने आप को रिवाइज कराना चाहते हो तो रिवाइज कराना काफी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिलहाल इन्हीं सकारात्मक संदेशों और शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। करैक्टर ले लेते हैं। करैक्टर क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आइए, मेन करैक्टर क्या बना हुआ है पुर्तगालियों की ओर से, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। अब मेरी बातों को गौर से समझना। देखो, ये तो ठीक है कि आप ये बता पाओगे कि ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर हैं, लेकिन एक बात हमेशा समझना, अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की कहानी को वेरी कन्वीनियंट बनाना चाहते हो तो फिर इनके साथ क्या है, इनके साथ आपको शुरुआत में ही क्या है, कुछ जोड़ के चलना पड़ेगा। और इनके साथ आप शुरुआत में क्या जोड़ के चलेंगे, तो शुरुआत में आप ये जोड़ के चलेंगे कि पुर्तगाल की सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश, यहां से इनकी कैलकुलेशन क्या होगी, आपकी स्टार्ट होगी। ओके, यानी कि शुरुआत में ही आपके साथ इनको क्या जोड़ के चलना है कि पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है, पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को किस प्रकार की डायरेक्शंस दे रखी हैं।
तो डायरेक्शन में क्या कहा गया है, दो बातें आपको यहां पर हाईलाइट करनी पड़ेंगी और ये बातें आपको वहां पर थोड़ा बेनिफिट देने की बात करेंगे जब सवाल आपके सामने इस रूप में आ जाएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। हम चाहते हैं, आप जानते ही हैं कि हम डिस्कशन इस हिसाब से आपके सामने लेकर के आएंगे ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। डायरेक्शन में एक बात तो आपको यह कहनी है कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उनसे क्या कहा गया, उनसे कहा गया है कि भारत के क्या लिखेंगे, भारत के आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में, भारत के आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में आपका व्यवहार नहीं आना चाहिए, आपका व्यवहार नहीं आना चाहिए, आपका व्यवहार नहीं आना चाहिए, आपका व्यवहार नहीं आना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर पुर्तगाल की सरकार की ओर से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इस प्रकार की डायरेक्शन दी जाती है कि आपका व्यवहार भारत के आंतरिक भागों में या भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब साथ में यह हो जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या कहा जाता है कि आपको राजनीतिक व्यवहार नहीं करना है। एक तरीके से आपको क्या है, राजनीतिक व्यवहार नहीं करना है, आपको क्या है, राजनीतिक व्यवहार नहीं करना है। इसको और आसान बना देते हैं, मतलब यह बन के आता है कि यह कहा जाता है कि आपको क्या है, भारत की क्षेत्रीय, इसका मतलब यह भी हो जाता है कि भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ, भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ, भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ आपका संघर्ष नहीं आना चाहिए, आपका संघर्ष नहीं आना चाहिए, आपका संघर्ष नहीं आना चाहिए। बात आपके समझ में आ रहा होगा, आपका संघर्ष नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पुर्तगाल की सरकार की ओर से ये इस प्रकार के डायरेक्शंस क्या हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब को दी जाती हैं कि आपको भारत के आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में अपना कोई व्यवहार लेकर के नहीं आना है, या इसको ऐसे भी कहा जाता है कि उनको साफ साफ कहा जाता है कि आपका कोई राजनीतिक व्यवहार नहीं आना चाहिए। या अगर आप इस कहानी को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि आसान बनाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ आपको कोई भी संघर्ष नहीं होना चाहिए, भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के साथ आपका कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के हम हल्की सी ड्राफ्टिंग और आपके लिए बना देते हैं कि पुर्तगाल की जो सरकार है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहां पर क्या समझाना चाहती है, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को यहां पर यह समझाना चाहती है कि मान लीजिए अगर आपने रफली क्या बनाया, रफली अगर आपने भारतीय मानचित्र बनाने का कार्य किया है, तो यहां पर पुर्तगाल की सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि भारतीय मानचित्र का जो भाई ये आंतरिक भाग हुआ ना, भारतीय मानचित्र का ये जो आपका आंतरिक भाग हुआ, इस आंतरिक भाग की ओर आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप इस आंतरिक भाग की ओर अपने आप को बढ़ाने की बात करेंगे तो सीधी सी बात है यहां पर जो इंडिया की रीजनल पॉलिटिकल पावर्स आपको दिखाई पड़ेंगी, यहां पर भारत की जो आपको क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी, उनके साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी हमारे पास इतना मजबूत सैन्य संगठन है नहीं कि हम भारतीय मानचित्र में आंतरिक भाग्य की ओर अपने आप को बढ़ाने का काम करें। और जाहिर सी बात है कि जब हम भारतीय मानचित्र को आधार बनाते हुए आंतरिक क्षेत्रों की ओर, है ना, अपने आप को बढ़ाने का काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपका रीजनल पॉलिटिकल पावर्स आपको दिखाई पड़ेंगी साउथ इंडिया में, यहां पर जो दक्षिणी भारत में जो भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी, उनके साथ आपके क्या होंगे, संघर्ष पनपेंगे। और इस प्रकार के अनावश्यक संघर्षों का सामना करने की स्थिति में फिलहाल अभी हम लोग हैं नहीं, इस नाते आपको अपना कोई भी राजनीतिक व्यवहार भारत में नहीं करना है। तो फिर क्या कहा गया, सही बात यहां पर क्या कही गई, सही बात यह कही गई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा, एक तरीके से यह कहा गया कि आपको करना क्या, आपको करना है भारत की सामुद्रिक सीमा में, भारत की सामुद्रिक सीमा में, भारत की सामुद्रिक सीमा में, भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की, भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता, पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करनी है, व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करनी है, व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करनी है। ठीक है ना, व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करनी है।
यानी कि अब अगर कोई भी सवाल ऐसा आपके सामने पनपता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आधार बनाते हुए ये बात कही जाती है कि निम्न कथनों पर विचार करो, कई बार क्या होता है कि हम अपनी चर्चाओं में इन बातों को स्किप करके चलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहां पे सारी बातें बता करके चलनी पड़ेंगी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अगर भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर आपको दिखाई पड़ते हैं तो पुर्तगाल की सरकार की ओर से उनको किस प्रकार की डायरेक्शन दी गई हैं। हमने दो प्रकार से इसको क्या कैटेगराइज करके आपके सामने रखा है कि राजनीतिक व्यवहार करने की कोई एडवाइज नहीं है या राजनीतिक व्यवहार करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। साफ साफ कहा गया है कि आपका ध्यान क्या होना चाहिए, आपका ध्यान केवल भारत की सामुद्रिक सीमा में होना चाहिए। और आपका ध्यान जब भारत की सामुद्रिक सीमा में होगा तो सामुद्रिक सीमा में आप क्या करेंगे, अपना व्यवहार लेकर के आएंगे। और आपका जो व्यवहार होगा उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम भारत की सामुद्रिक सीमा में अपनी जो व्यापारिक सर्वोच्चता है, अपनी जो ट्रेडिंग पैरामाउंटेसी है, उसको बड़ी आसानी के साथ क्या है इस्टेब्लिश करके चलें। यही ऑब्जेक्टिव या डायरेक्शंस किसको दी जाती हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब को दी जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा अगर परीक्षा में सवाल के रूप में आपके सामने आएगी तो फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मामला है क्या, देखो मामला ये है, आप एक काम करो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आधार बनाते हुए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आधार बनाते हुए आप एक काम करो, यहां पे ड्राफ्टिंग बनाओ इस तरीके से। हम आपको ऑलरेडी कुछ बातें सिखा चुके हैं कि मान लीजिए यहां पे आपने क्या कहा, अरेबियन सी कहा, यहां पे आपने क्या कहा, अरेबियन सी कहा, अरेबियन सी आपने कहा, और यहां पर आपने क्या कहा, मान लीजिए यहां पर आपने हिंद महासागर यानी कि यहां पर आपने इंडियन ओशियन कहा। क्या कहा, इंडियन ओशियन आपने कहा। डन। अब जब आप इन दोनों को आधार बना करके व्यवहार करते हैं तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारत की सामुद्रिक सीमा। इसको क्या कहा जाता है, भारत की सामुद्रिक सीमा कहा जाता है। इसको भारत की सामुद्रिक सीमा कहा जाता है। ओके, इसको आप क्या कहेंगे उस समय के हिसाब से, भारत की सामुद्रिक सीमा कहेंगे। अब ये जो आपके भारत की सामुद्रिक सीमा है, इस भारत की सामुद्रिक सीमा को आधार बना के थोड़ा जरा व्यवहार करो। व्यवहार क्या करना पड़ेगा कि एक तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस समय यहां, इस समय यहां, इस समय यहां अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई थी। अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई थी, व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई थी। ओके, व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई थी, यह बात आपको कहने का मौका मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस व्यापारिक सर्वोच्चता के सामने किसको रखोगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को रखोगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को रखोगे तो इनको आपको क्या देना पड़ेगा, इनको आपको देना पड़ेगा ब्लू वाटर पॉलिसी। इनको आपको क्या देना पड़ेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी आपको देकर के चलना पड़ेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शांत जल की नीति कहा जाता है। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शांत जल की नीति कहा जाता है, शांत जल की नीति कहा जाता है। यानी कि अब आपको यह बात कहकर के चलना पड़ेगा कि अगर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपनी ही सरकार के उद्देश्य की पूर्ति करके चलनी है तो उसको जो भारत की सामुद्रिक सीमा में जो आपके अरब व्यापारी हैं उनकी जो व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है उसका सामना करके चलना पड़ेगा। और यह कहा जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता को स्थापित किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में जिस पॉलिसी को अपनाया था उसका नाम क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी है, या इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शांत जल की नीति कहा जाता है। अब मेरी बातें आप लोग क्या बहुत प्यार के साथ सुनेंगे, बहुत प्यार के साथ आप इस चीज को क्या है ऑब्जर्व करके चलेंगे। अब देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ऐसा क्या करना पड़ेगा,
ये तो बात आप जान पा रहे होंगे कि अरब के जो व्यापारी हैं उनकी व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है। अगर आप उनकी व्यापारिक सर्वोच्चता को तोड़ना चाहते हो, ठीक है, आपने कहा कि हम ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाएंगे, और ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये भारत के आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में नहीं अपनाई गई थी, ये केवल भारत की सामुद्रिक सीमा के संदर्भ में ही अपनाई गई थी। लेकिन मेरा सवाल यहां आप लोगों से यह रहेगा कि भाई अगर आप अरब के व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता को तोड़ना चाहते हो तो पॉलिसी तो आप बता रहे हो, तो पॉलिसी को तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी ताकत तो बताओ कि भाई आपके पास स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसी ताकत तो होनी चाहिए जिसका प्रयोग करते हुए आप भारत की सामुद्रिक सीमा से अरब के व्यापारियों को बाहर का रास्ता दिखा पाओ। भाई बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर आप एक इफेक्टिव कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इफेक्टिव कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखो अगर अरब के व्यापारी, मेरे प्यारे साथियों, भारत की सामुद्रिक सीमा में अगर वो अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता को एंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि उनके पास क्या रही होगी, नवल स्ट्रेंथ रही होगी। उनके पास क्या रही होगी, नवल स्ट्रेंथ रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नौसेना उनके पास रही होगी, या उनके पास क्या है, नौसैनिक शक्ति रही होगी। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हैं, इनकी जो आपकी ब्लू वाटर की पॉलिसी है, इसके साथ भी आप क्या जोड़ के चलेंगे, नवल स्ट्रेंथ ही जोड़ के चलेंगे। क्या जोड़ के चलेंगे, नवल स्ट्रेंथ ही क्या है, आप लोग जोड़ के चलेंगे। और जब ये जो हम नौसैनिक शक्ति यहां पर जोड़ के आपको दिखा रहे हैं, है ना, जब आप इनका कंपैरिजन करके दिखाओगे तो कंपैरिजन में आपको क्या दिखा देना है कि अरब के जो व्यापारी हैं उनकी नौसैनिक शक्ति क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और किसके समक्ष पड़ गई, पुर्तगालियों के समक्ष पड़ गई। यह कहा गया है कि अंग्रेजों के भारत में प्रवेश करने से पहले पुर्तगालियों की जो आपकी नवल स्ट्रेंथ है, यानी कि पुर्तगालियों की जो आपकी नौसेना है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की दिखाई पड़ी। यानी कि पुर्तगालियों ने भारत की सामुद्रिक सीमा में जो अरब के व्यापारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, और भारत की सामुद्रिक सीमा में जो अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित की, उसमें एक ही डोमिनेंट फैक्टर रहेगा कि पुर्तगाली अपनी नौसैनिक शक्ति का बढ़िया प्रयोग कर पाए। हालांकि यहां आपको यह भी कह के चलना पड़ेगा कि जो अरब के व्यापारी हैं, नौसैनिक शक्ति साथियों उनके पास भी है, लेकिन जब आप इन दोनों की जो नवल स्ट्रेंथ है उसके बीच में कोई प्रॉपर आप क्या है कंपैरिजन करके चलोगे, तो अरब के व्यापारियों की नौसैनिक शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, और किसके समक्ष कमजोर पड़ेगी, पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति के समक्ष पड़ेगी। तो एक तो यह बात कहनी है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर अप्लाई नहीं की गई थी, बल्कि वो क्या है, भारत की सामुद्रिक सीमा में ही अप्लाई की गई थी। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाते हुए पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत का, शक्ति का व्यवस्थित अनुशासित प्रयोग किया, और अरब के व्यापारियों की नौसैनिक शक्ति को डिफीट किया, और भारत की सामुद्रिक सीमा से जो अरब के व्यापारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक सवाल और आपके सामने कई बार आता है, मैं उस सवाल को आपके सामने रखना चाहूंगा। सवाल यह कई बार आपके सामने आता है कि पहला यूरोपियन जिसने भारत की सामुद्रिक सीमा में जिसने भारत की सामुद्रिक सीमा में दुर्गों का निर्माण किया, जिसने भारत की सामुद्रिक सीमा में दुर्गों का यानी कि फोर्स दुर्गों का निर्माण किया। अब देखो, जब कभी भी आप सवाल को ऑब्जर्व किया करो ना, मैं एक चीज आपको सिखा के चलता हूं। जब कभी भी आप लोग सवाल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो सवाल में सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली ढूंढा करो। तो देखो यहां पर सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली आपको मिलेगी, तो सवाल में सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली क्या मिलेगी आपको, दुर्ग, है ना। तो ये जो आपके दुर्ग है ना, अब इन्हीं को क्या है कैलकुलेट करो। दुर्ग का मतलब क्या होगा, सुरक्षा का प्रतीक। दुर्ग का मतलब क्या होगा, सुरक्षा का प्रतीक होगा, यानी कि सिंबल ऑफ क्या होगा, सिक्योरिटी होगा, सुरक्षा का प्रतीक होगा। अब ये जो आपके सवाल है कि पहला यूरोपियन कौन है जिसने भारत की सामुद्रिक सीमा में दुर्गों का निर्माण करवाया,
तो देखो यहां आप लोग अपनी कैलकुलेशन करके चलोगे रफ यहां पर, यानी कि जो आपका अरेबियन सी वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो आप अरेबियन सी वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर दुर्गों का निर्माण कराने का कार्य जो किया था वो उस समय किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही ऐसे पहले यूरोपियन माने जाएंगे जिन्होंने भारत की सामुद्रिक सीमा में क्या है, जिन्होंने भारत की सामुद्रिक सीमा में क्या है, दुर्गों का निर्माण करवाने का कार्य किया था। और ये किसका पार्ट माना जाएगा? ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ही क्या है, पार्ट माना जाएगा। ये किसका पार्ट माना जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी का ही पार्ट माना जाएगा। अब हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे। पहली बात तो क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर है कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कहां पर अप्लाई किया? भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं, भारत के आंतरिक भागों में नहीं, भारत की सामुद्रिक सीमा में। ब्लू वाटर पॉलिसी का रियल ऑब्जेक्टिव क्या रहा? भारत की सामुद्रिक सीमा में अरब के व्यापारियों को बाहर करते हुए पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता को स्थापित करना। और ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से ही जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हैं, इन्होंने पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत का, शक्ति का व्यवस्थित और अनुशासित प्रयोग किया। और ब्लू वाटर पॉलिसी का ही पार्ट क्या माना गया कि इन्होंने ही भारत की सामुद्रिक सीमा में दुर्गों का निर्माण करवाने का कार्य किया। और ये जो आपके दुर्ग हैं, ये सुरक्षा के प्रतीक माने गए। और इन दुर्गों को आधार बना करके सवाल आपसे क्या पुटअप किया जाएगा कि पहला यूरोपियन कौन रहा जिसने भारत की सामुद्रिक सीमा में दुर्गों का निर्माण करवाने का कार्य किया। आपकी परीक्षा में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आ सकते हैं वो इसी प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से अपने आप को कैलकुलेट करा के चले। अभिजय बैच के साथ लगातार आपको जुड़कर काम करना है। हमने आपको बता दिया है कि रत्नाकर बैच क्या है, बिल्कुल लाइन में लगा हुआ है। रत्नाकर बैच भी आपके सामने बिल्कुल आने वाला है। रत्नाकर बैच में भी क्या होगा, नियमित कक्षाएं आपकी चलेंगी और सिस्टमैटिकली क्या है, कक्षाएं आपकी चलेंगी। हम चाहते हैं कि आप अपने सिलेक्शन की यात्रा को आसान बना लें। जितना हम आपका सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग आपका करके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बस अपने आप से प्रतिबद्धता व्यक्त करके चलनी पड़ेगी कि नेक्स्ट ईयर जो भी आपको आगामी परीक्षाओं का सामना करना है उनमें आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो जानी चाहिए। जिन विषयों में हम आपकी सहायता कर सकते हैं उन विषयों में हम लगातार आपकी सहायता करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो भी चीजें समझाई जा रही हैं इनके आपको प्रॉपर कंसाइज नोट्स भी बनाने हैं, ड्राफ्टिंग साथ के साथ आपको बनानी है। फिर उस ड्राफ्टिंग को आपको क्या करना, समझना है। और उस ड्राफ्टिंग को समझने के बाद अगर आप कर पाओ, मेरी बातें मानोगे तो कर पाओ, तो क्या होगा, उनके फिर बनाओ पैराग्राफ्स। और जब आप उनके पैराग्राफ्स बनाने की बात करोगे ना, फिर आपकी कहानी अपने आप ही क्या है, बहुत ज्यादा आसान बने लगेगी। अब जो भारत में आपको नेक्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे उनका नाम क्या है, अल्फांसो अल्बुरुक है। उनका नाम क्या, अल्फांसो अल्बुरुक है। अल्फांसो अल्बुरुक यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आपको भारत में एज अ पोर्तुगीज गवर्नर आपको किनको कैलकुलेट करके चलना है, अल्फांसो अल्बुरुक को क्या है आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना है। देखो अल्फांसो अल्बुरुक को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका। बढ़िया शुरुआत में क्या है कि अल्फांसो अल्बुरुक के साथ क्या जोड़ो, भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति जोड़ो। भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति, भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति, ठीक है। और इसके साथ क्या जोड़ो, सवाल जोड़ो, भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक संस्थापक कौन माने जाएंगे, अल्फांसो अल्बुरुक ही माने जाएंगे। अल्फांसो अल्बुरुक ही माने जाएंगे, अल्फांसो अल्बुरुक ही माने जाएंगे। अब देखिए कई बार क्या होगा कि देखो आप जान पा रहे होंगे समय काफी बदल गया है।
जितनी बार भी आप पुर्तगालियों को पढ़ने की बात करोगे उतनी बार पुर्तगालियों की ओर से ये सवाल या ये रेफरेंस तो आपके सामने रखा जाएगा बार बार कि भारत में जो आपके पुर्तगीज हैं उनकी इंडिया में जो पॉलिटिकल पावर या उनका जो भारत में पॉलिटिकल इंपैक्ट या राजनीतिक प्रभाव जो आपको दिखाई पड़ता है उसके रियल फाउंडर कौन है, यानी कि उसके वास्तविक संस्थापक कौन है। तो यहां ये तो आप कह पाओगे कि यहां पर नाम आपको किनका हाईलाइट करके चलना है, अल्फांसो अल्बुर्क साहब का करना है। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर आपको थोड़ा परेशान कर दे और परेशान ऐसे कर दे कि ठीक है राजनीतिक शक्ति जो है उसके बारे में तो तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिल रही है, हर किताब आपको पढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन सवाल अगर यह जनरेट हो जाए कि भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता या ऑब्लिक करके लिखो आर्थिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक, आर्थिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कारण क्या? कारण तो वही है कि राजनीतिक शक्ति के बारे में तो तमाम प्रकार के डिस्कशन तो आपके सामने आ रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर किसको माना जाएगा, अल्फांसो अल्बुर्क को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा उस पर तो हम अभी बात करने वाले हैं, लेकिन मैंने एक कंपैरिजन करा के आपको दिखाया है। क्योंकि देखो जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे, आप लोग मेरा व्यवहार जानते हैं ना, मैं अगर कोई भी एक विषय आपको पढ़ाने की बात करता हूं तो कई सारे विषयों की यात्राएं आपको कराता रहता हूं। मेरा यह मानना है कि विद्यार्थी जितना कंपैरिजन करना सीखेगा, है ना, विद्यार्थी जितना कंपैरिजन करना सीखेगा तो उतना ही क्या है उसकी तैयारी आसान बनेगी। मान लीजिए मुझे एडुकेशन के बारे में अगर कुछ आपको पढ़ाना होगा तो डजंट मैटर कि आपके पाठ्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी हैं कि नहीं है, लेकिन शिक्षा के बारे में उनके विचार अच्छे हैं ना, तो उनके विचारों को जानने में क्या किसी का कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। जब तक कंपैरिजंस करना नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित नहीं बना पाओगे। अगर आपको अपनी तैयारी को व्यवस्थित बनाना है, कंपैरिजन करना सीखना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में व्यवहार करना छोड़ दो, मल्टी डायरेक्शंस ओरिएंटेड बन जाओ, सफलता आपके कदमों में आकर के खड़ी हो जाएगी। और अगर यह सवाल आ गया तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, यह सवाल बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है तो फिर भारत में पुर्तगालियों की जो व्यापारिक सर्वोच्चता है या आर्थिक शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक आप कहेंगे, तो फिर आपको यहां पर नाम किसका प्रमोट करना पड़ जाएगा? आपको नाम किसका प्रमोट करना पड़ जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। और अगर आपसे पूछे कोई कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो हैं ये पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति का व्यवस्थित प्रयोग करने वाले थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहां पे कैलकुलेट करके चलनी पड़ेंगी, है ना। ये कंपैरिजन करना सीख लो। बिल्कुल जिस तरीके से कंपैरिजन, अभी तो कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े लेकर के आऊंगा, आपको ना कंपैरिजन बड़े बड़े करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि आपको आता कितना है, बात यह है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। अगर आपकी समझ गहरी है ना तो आप सवालों को घेर लोगे, और अगर आप केवल रटने की बात करोगे तो सवाल आपका घेरेगा नहीं। अब यह भी समझ लो कि अल्फांसो अल्बुर्क को आप दोनों ही मामलों में वास्तविक संस्थापक तो नहीं कह सकते ना, या कह पाओगे? ऑब्जर्व करके देखना, अल्फांसो अल्बुर्क को राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर तो आप कह करके चलते हैं, लेकिन अगर अल्फांसो अल्बुर्क को आप भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का भी रियल फाउंडर कहने की बात करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ आपको न्याय करके चलना है। इस नाते ये कंपैरिजन आपका जरूरी है और ये सेपरेशन भी आपका क्या जरूरी है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, बस मैंने कहा कि बस जुड़ जाओ, हो जाओ व्यवस्थित। अब आने दो परीक्षा को सामने, मिलके सब लोग सामना करेंगे बढ़िया तरीके से।
अच्छे तरीके से। अभी थ्योरी की क्लास कर लो और थ्योरी की क्लास करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्यार के साथ करेंगे, बिल्कुल परेशानी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर किसको हम लेके चलते हैं, अल्फांसो अल्बुकर्क को। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? सवाल किया करो अपने आप से कि ऐसा क्यों है। और जब क्यों का जवाब ढूंढोगे थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी दुविधा होगी, थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन एक बात समझ लेना, परेशानी, दुविधा और असुविधा का जब सामना किया जाता है तो निष्कर्ष हमेशा कैसे निकलते हैं, सकारात्मक निकलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां पे क्यों, ऐसा क्यों है, हम अपने आप से सवाल कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। अब क्यों का जवाब ढूंढते हैं तो क्यों का जवाब दो प्रकार से आपको मिलेगा, है ना। एक तो यह मिलेगा कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी, भारत में पुर्तगालियों की कैपिटल, यानी कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी। अब ठीक है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या है, अभी क्या लेके चलो, कोचीन ही लेके चलो। बाद में तो इस पर मैं सवाल आपको बना के दिखाऊंगा। अभी क्या लेके चलो, कोचीन ही लेके चलो। कोचीन को आप कैसे लेके चलेंगे वो मेरा काम है बताने का। अभी क्या, कोचीन लेके चलो। अब कोचीन को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया, कोचीन को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया, कोचीन को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया, यह सवाल करो अपने आप से। तो कोचीन को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया, जब ये सवाल आपसे करेंगे तो योर आंसर शुड बी क्या हो जाना चाहिए, अल्फांसो अल्बुकर्क हो जाना चाहिए। अल्फांसो अल्बुकर्क क्या है, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाना चाहिए। अल्फांसो अल्बुकर्क क्या है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अब देखो, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, भारत में पुर्तगालियों को सबसे पहली बार क्या कहा हमने, भारत में पुर्तगालियों को सबसे पहली बार राजधानी देने का जो कार्य किया वो किसने किया, वो अल्फांसो अल्बुकर्क ने किया। अब ये राजधानी क्या है, जब उन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया, राजधानी क्या है, और राजधानी माना जाएगा सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंपैक्ट, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंपैक्ट, राजनीतिक प्रभाव का क्या माना जाएगा, प्रतीक माना जाएगा। कनेक्टिविटी कहां पे हो रही है, राजनीतिक शक्ति के साथ हो रही है। कनेक्टिविटी कहां पे हो रही है, राजनीतिक शक्ति के साथ हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो आपके अल्फांसो अल्बुकर्क हैं, अल्फांसो अल्बुकर्क के पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अल्फांसो अल्बुकर्क के पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अल्फांसो अल्बुकर्क के पास क्या है, एक डायरेक्शन है। और डायरेक्शन किसकी ओर से आई है, ये पुर्तगाल की सरकार की ओर से आई है। किसकी ओर से आई है, पुर्तगाल की सरकार की ओर से आई है, पुर्तगाल की सरकार की ओर से। डायरेक्शन किसकी ओर से आई है, पुर्तगाल की सरकार की ओर से आई है। और पुर्तगाल की सरकार की ओर से तो यहां पर डायरेक्शन आया है, उसमें क्या है, उसमें साफ साफ कहा जाता है कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर, भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर, भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर आपको बढ़ना है। भारत के आंतरिक क्षेत्र की ओर आपको बढ़ना है। भारत के आंतरिक क्षेत्र की ओर क्या है, आपको बढ़ना है। साफ साफ कहा गया है कि आपको डायरेक्शन हम ये देते हैं कि आपको भारतीय मानचित्र में अंदर की ओर बढ़ना है या आपको भारत के आंतरिक क्षेत्र की ओर क्या है, बढ़ना है। तो एक तो राजधानी का मामला हमने आपको कैलकुलेट करा के दिखाया, क्योंकि वही भारत में पुर्तगालियों को सबसे पहली बार राजधानी देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया, तो राजधानी क्या है, इट वॉज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंपैक्ट। और अगर ये हम ये मानते हैं कि राजनीतिक प्रभाव का प्रतीक है, तो इसकी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, वो राजनीतिक शक्ति के साथ हो जाती है, यानी कि किसके साथ हो जाती है, पॉलिटिकल पावर के साथ हो जाती है। वहीं दूसरी ओर क्या है, पुर्तगाल की सरकार की डायरेक्शंस अल्फांसो अल्बुकर्क के लिए क्या है, बाय द बुक है, प्रॉपर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। साफ साफ कहा जाता है कि आपको कहां बढ़ना है, आपको भारत के आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ना है। आपको कहां बढ़ना है, आपको भारत के आंतरिक क्षेत्र की ओर क्या है, आपको बढ़ के कार्य करना है ना। अब इसी में देखो, इसी के साथ जोड़ के चलो, ये क्या रहेगा आपका गोवा, ये क्या रहेगा आपका गोवा रहेगा, है ना।
और गोवा के बारे में क्या क्या कहा जाता है कि 1510 एडी में इन्होंने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। 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 तो ये बात भी बिल्कुल प्रमाणित हो रही है कि अगर इन्होंने 1510 ईस्वी में क्या है गोवा पर अधिकार स्थापित करने की बात की है, तो ये इशारा कहां है? राजनीतिक व्यवहार की ओर है। और अगर इशारा राजनीतिक व्यवहार की ओर है तो इसकी जो कनेक्टिविटी है कहां के किसके साथ हो जाएगी? राजनीतिक शक्ति के साथ हो जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब ये 1510 ईस्वी में क्या है गोवा पर अधिकार स्थापित करते हैं, उस समय गोवा पर क्या है? गोवा पर किसका शासन है? तो आप क्या कहेंगे? आदिल शाही वंश का शासन था। आदिल शाही वंश का शासन था। आदिल शाही वंश का शासन था। और शासक क्या होंगे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यानी कि 1510 ईस्वी में गोवा पर आदिल शाही वंश का शासन है। और ये जो आपका आदिल शाही वंश है ये कभी क्या है? बहमनी साम्राज्य से टूटा हुआ एक पार्ट माना गया था। ओके, बहमनी साम्राज्य से टूटा हुआ एक पार्ट माना गया था। तो 1510 ईस्वी में अगर अल्फांसो अलबुर्क गोवा पर पुर्तगालियों का राजनीतिक अधिकार स्थापित करने की बात करते हैं, तो यहां पर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसको डिफीट करने का कार्य किया, उन्होंने किसको हराने का कार्य किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाही वंश। और आदिल शाही वंश में जो मेन करैक्टर आप कैलकुलेट करके चलेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके यूसुफ आदिल शाह। तो खाली रटना नहीं है, आपको अपनी बातों को कह करके प्रमाणित भी करना आना चाहिए, है ना। और जो बातें हम किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं इनको अगर आप अपना करके चलोगे आसानी तो आपकी तैयारी को मिलेगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ यहीं से हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक आपकी कहानी क्या है? बिल्कुल बन जाएगी और बढ़िया कहानी आपकी बन जाएगी। तो एक बात तो हमने प्रमाणित कर ली है अल्फांसो अलबुर्क की ओर से कि उन्हीं को क्यों भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक सत्ता का रियल फाउंडर माना गया, क्योंकि उनके पास अपने क्या है? राजनीतिक व्यवहार है। और इन्हीं राजनीतिक व्यवहारों को आधार बना करके आप अल्फांसो अलबुर्क को भारत में पुर्तगालियों की पॉलिटिकल पावर का रियल फाउंडर कह सकते हैं। ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइए, अब देखिए, एक लाइन के सहारे हम आपको ये सिखाते हैं कि कितने फैक्ट आप घेर सकते हैं केवल एक लाइन के सहारे। एक लाइन को आप उठाओ, है ना, और एक लाइन को उठा करके आप कितनी सारी तथ्यात्मक जानकारी क्या एक साथ घेर सकते हैं। अगर अल्फांसो अलबुर्क की बात है तो अल्फांसो अलबुर्क के बारे में अब आप ये कहेंगे कि पहला यूरोपियन, हमने आपको सवाल दे दिया, पहला यूरोपियन, ओके, जिसने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पर बल दिया। ईसाई धर्म के प्रचार पर बल दिया, यह कहना आपको आना चाहिए। यानी कि अल्फांसो अलबुर्क को पहला यूरोपियन भी माना जाता है जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पर बल दिया। यह अपने आप में एक जानकारी है और सवाल भी है। अब इसे हम प्रमाणित कैसे करेंगे? तो प्रमाणित ऐसे करेंगे, देखिए, है ना, एक कैलकुलेशन करेंगे आप किसकी? गोवा की। अब गोवा में इनकी ओर से क्या दो प्रकार की एक्टिविटी आएंगी। अब गोवा को भारत में पुर्तगालियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया। सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया।
यानी कि अगर ये भारत में गोवा को सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात कहने का मौका मिल जाएगा कि इनका ये जो व्यवहार है ये ईसाई धर्म के पक्ष में है या ईसाई धर्म के प्रचार के पक्ष में है। दूसरी बात आपको यहां पर ये कहनी है कि गोवा में ही इन्होंने क्या है, सेंट जेवियर, क्या कहेंगे, सेंट जेवियर, सेंट जेवियर नामक चर्च की स्थापना की, सेंट जेवियर नामक चर्च की स्थापना की, सेंट जेवियर नामक चर्च की स्थापना की। अब चर्च की स्थापना की है, आप लोग मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है जो अलग है बिल्कुल। एक तरफ क्या रहेंगे आपके, जिनको हम कहेंगे इंग्लिश में पोर्तुगीज मैन, यानी कि पुर्तगाली पुरुष, और इसके सामने क्या होगा, इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन यानी कि भारतीय महिलाएं, ठीक है। ये जो रेफरेंस है ये अल्फांसो अल्बुर्क के संदर्भ में वैसे भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने ये कहा कि इनके सामने क्या रखते हैं, अल्फांसो अल्बुर्क को रख देते हैं, अल्फांसो अल्बुर्क, अल्फांसो अल्बुर्क को रख देते हैं। और अल्फांसो अल्बुर्क क्या, अपने ही लोगों को कुछ डायरेक्शंस देने का काम करते हैं, कुछ डायरेक्शंस देने का काम करते हैं। और डायरेक्शंस में ये कहा जाता है कि जो आपके पोर्तुगीज मैन हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। आपको भारतीय महिलाओं के साथ क्या है, वैवाहिक संबंध, आपको भारतीय महिलाओं के साथ क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। आपको भारतीय महिलाओं के साथ क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। अगर आप भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का काम करोगे तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि भारत में हमें अपने आप को स्थायी तौर पर स्टैब्लिश करने में दिक्कत नहीं आएगी, या ये कहा जाता है कि भारत में हम अपनी स्थायी बस्तियां बहुत आसानी के साथ क्या है, बसा पाएंगे। तो आप देख लो, एक सेंटेंस मैंने लिखा, वो भी, उसमें भी मैंने आपको सवाल देने का कार्य किया, और उसमें भी 3 प्रकार की जानकारियां हमने आपको जोड़ के बता दी। तो जानकारी को अलग अलग रख के मत पढ़ा करो, है ना। कंपैरिजंस जरूरी हैं। जब तक आप तुलनाएं नहीं करोगे, कंपैरिजंस आप नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आता है। रिकॉल करा देते हैं कि अल्फांसो अल्बुर्क को आधार बनाकर के आप बड़ी आसानी के साथ ये कह पाओगे कि ये पहले यूरोपियन है जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पर बल दिया। अब इस बात को प्रमाणित करेंगे, सवाल है, जानकारी हमने पहले भी आपको बताया था। गोवा को भारत में पुर्तगालियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाएंगे। तो अगर गोवा को भारत में पुर्तगालियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का मेजर 1 सेंटर बनाते हैं तो इशारा कहां है, ईसाई धर्म के प्रचार की ओर है या ईसाई धर्म के पक्ष में है। बात समझ में आ रही होगी। गोवा में क्या है, इन्होंने सेंट जेवियर नामक एक चर्च की स्थापना की, इसका इशारा भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अपने ही लोगों को यानी कि पुर्तगाली पुरुषों को आदेश देते हैं कि आपको भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। अब जिन भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, क्या उनका ईसाईकरण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उसका फायदा क्या बताते हैं कि यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो भारत में अपनी स्थायी बस्तियों को बसाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। आ जाइए, अब देखिएगा, रफली एक मानचित्र हम आपके सामने बनाते हैं। यह आपने क्या लिया, रफली यहां पर मान लीजिए गोवा आपने लिया, ओके। यहां पर आपने क्या लिया, थोड़ा ऊपर हो गया, चलो यहां पे आपने क्या लिया, कोचीन आपने लिया, क्या लिया, कोचीन आपने लिया। डन, मेरी बातों के पार समझना। अब देखो यहां पर जो आपका मॉडर्न केरला है, इसके ऊपर क्या आएगा, यहां पर बना लेते हैं, मॉडर्न क्या आएगा आपका, कर्नाटका। मॉडर्न क्या मिलेगा आपको, कर्नाटका मिलेगा, ओके।
तो जो आपका मॉडर्न कर्नाटका है, यहां पे आप किसकी कैलकुलेशन करो, विजयनगर साम्राज्य की। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपको बता रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की ओर से एक चरित्र यहां पर डिस्कस करो। चरित्र क्या मिलेंगे आपको, कृष्णदेव राय। चरित्र क्या मिलेंगे आपको, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ओके, अब सवाल कई बार क्या बनता है, सवाल कई बार यह बनता है कि ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि अल्फांसो अल्बुरुक का समकालीन विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय। इस प्रकार के रेफरेंसेस कई बार क्या है आपके परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों की कैलकुलेशन आप साउथ इंडिया में कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार का रेफरेंस आपके सामने रख दिया जाता है कि भी अल्फांसो अल्बुरुक को आधार बनाकर के हमको ये समझाइएगा कि उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन, आपके कृष्णदेव राय हैं। साथ ही साथ ये रेफरेंस भी आप बताएंगे कि अल्फांसो अल्बुरुक ने भटकल में एक दुर्ग बनाए जाने की अनुमति, कृष्णदेव राय से मांगी थी, जो प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो भटकल का मतलब क्या होगा, क्या आपका मॉडर्न कर्नाटका। भटकल का मतलब क्या होगा, आपका मॉडर्न कर्नाटका। तो ये जो आपके रेफरेंसेस हैं ये साथियों परीक्षा उपयोगी हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार आज की क्लास में जानबूझ के कह रहा हूं ताकि आप इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझ पाओ कि कंपैरिजंस आपके बहुत जरूरी हैं। अगर आप कंपैरिजंस करके नहीं चलोगे तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रेफरेंस भी आपके सामने आ सकता है। साथ ही साथ अल्फांसो अल्बुरुक को आधार बनाकर के एक बात और कहेंगे कि भारतीय महिलाओं के संदर्भ में अच्छा कार्य क्या किया। भारतीय महिलाओं के संदर्भ में अच्छा कार्य क्या किया या सकारात्मक कार्य क्या किया। अच्छा कार्य क्या किया, भारतीय महिलाओं के संदर्भ में अच्छा कार्य क्या किया। तो भारतीय महिलाओं के संदर्भ में इन्होंने एक अच्छा कार्य भी किया था। और अच्छा कार्य करने का मतलब क्या होगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। 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 ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना सीखेंगे कि अल्फांसो अल्बुरुक कौन है। ये पहले यूरोपियन है। ये क्या है, पहले यूरोपियन जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि विजयनगर साम्राज्य के साथ भी इनकी जो आपकी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कई बार आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के रेफरेंसेस आ जाते हैं। महिलाओं के संदर्भ में नकारात्मक व्यवहार है, तो महिलाओं के संदर्भ में क्या है, सकारात्मक व्यवहार भी है। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय महिलाओं के संदर्भ में सकारात्मक कार्य क्या किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। इसी के साथ साथ आप कहेंगे कि ये पहले यूरोपियन माने गए हैं जिन्होंने भारत में सती प्रथा पर क्या है, प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था।
मैं थोड़ा हट जाता हूं, अगर आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लेना। इस तरीके से अल्फांसो अल्बुर्क की आपको साथियों कैलकुलेशन करके चलनी है, और इस तरीके से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या है प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करके चलनी है। और इतना व्यवहार अगर आप कर पाते हैं तो हम तो यही मान के चलेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्फांसो अल्बुर्क के संदर्भ में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम फिर वही कहेंगे, कक्षाओं के साथ व्यवस्थित होकर के जुड़ जाइए, प्रॉपर अपने नोट्स बनाने का कार्य कीजिएगा। डेली आपको कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, डेली कक्षा का आपको आनंद उठाना है, और कक्षा ने अगर आपको 4 पढ़ाया है तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको 6 करके अवश्य करें चलें। अगर आपने 4 को 6 नहीं किया तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। कक्षा अपना एक कार्य कर सकती है, एक डायरेक्शन आपको दे सकती है। डायरेक्शन अगर 4 के रूप में आपको दिया गया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि 4 का कन्वर्जन कम से कम 6 में करें, तो कहानी क्या बनेगी, आसान बनेगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।